देखो बेटा, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 7 का नाम है, लिख लो बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ, लिख लो मेरे साथ साथ, डिटर्मिनेशन ऑफ, हाँ बेटा, क्योंकि तेरे तो 1 2 3 4 हो गया ना प्रिया बेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। याद है तेरे को जब करवा रहा था स्टार्टिंग में प्रिया बेटा, तूने कहा था सर मुझे पहले बेसिक कराओ, तो मैंने फिर तेरे को अलग बैच में बेसिक कराया था। तो अब तेरा चैप्टर नंबर 7 है, तेरे 1 2 3 4 तो हो चुके हैं, तेरे न्यूमेरिकल रह गए बस। तो न्यूमेरिकल में जितने भी मेरे बच्चे हैं उन सबको इकट्ठे कराऊंगा, इसलिए तेरे को होल्ड कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कुछ बेसिक बातें हैं, वो जाननी बहुत जरूरी है, बेसिक चीजों को। देखो, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, मैंने तुम सबको बता दिया था, इसी चैप्टर की वजह से वो फादर बने थे, ध्यान रखना। इसी चैप्टर के बेस के ऊपर, पर बेटा मेरी बात को समझना, इसी चैप्टर के बेस के ऊपर हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो फादर बने थे। जब वो फादर बने थे बेटा, उन लोगों ने क्या बताया था कि हमें किस तरीके से हम लोग बच्चों को इनकम के बारे में, आउटपुट के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो इस चीज को लेकर काफी सारी बातें हुई थी, तब उन्होंने क्लासिकल अप्रोच निकाला था। उनका नाम है जॉन मेनर्ड केन्स। जॉन मेनर्ड केन्स, उन्होंने जब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का निकाला था, फादर बने थे, उन्होंने क्लासिकल अप्रोच काफी निकाली थी, वो इस चैप्टर की वजह से काफी फेमस हुए थे। उसके बाद उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखना शुरू किया था, ठीक है बेटा। तो अब इसको शुरू करते हैं। जब उन्होंने निकाला था केन्स अप्रोच, उन्होंने निकाला था केन्स अप्रोच। केन्स अप्रोच फेमस किसके वजह से हुआ था? एग्रीगेट डिमांड की वजह से और एग्रीगेट सप्लाई की वजह से। जो केन्स अप्रोच फेमस हुआ था वो हुआ था एग्रीगेट डिमांड की वजह से और एग्रीगेट सप्लाई की वजह से। तो हम समझते हैं कि ये चैप्टर शुरू कैसे होता है। ये चैप्टर बेसिकली शुरू चैप्टर नंबर 1 से ही हो जाता है, बट हमारी जो इंडिया में बुक्स बनती है वो थोड़ी गलत वे में बनती है। वो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के बाद 5 6 जो बीच में डाल देते हैं वो गलत है थोड़ा, उनको पहले 7 8 9 डालना चाहिए था। क्योंकि मैं प्रूफ बता देता हूं, जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ते हो बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ते हो, तब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। बच्चों जिसको मैंने नहीं बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसमें बता रहा हूं। हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, एक होती है हाउस होल्ड, एक होती है फर्म। जो हाउस होल्ड होती है वो क्या करती है? खाना पीना खाती है, वो कंजम्पशन करती है, कंजम्पशन होता है सी से। जो फर्म होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाती है, वो होता है आई से। ये हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी है। बच्चों इतना समझ आया? बच्चों इतना समझ आया? पर जैली, सोनू, सारे बच्चों को समझ आया? मयूरेश समझ आया बेटा? ठीक है बेटा। अब देखना, एक चीज को समझना कि मैंने ये 2 सेक्टर इसलिए बताया क्योंकि ये करते क्या है। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर में जब 2014 से पहले आउट ऑफ सिलेबस था, 2014 से पहले ये इन सिलेबस था, 2014 के बाद आउट ऑफ सिलेबस हो गया था 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करता क्या? वेलफेयर करता है। कौन सी? सोशल। इसको बोलते हैं जी। 2014 से पहले 4 सेक्टर इकोनॉमी भी था, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये क्या करता था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता था, इसको बोलते हैं एनएक्स। ये चारों जो सेक्टर है ये हमें फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते थे, और यही हमें सेम चीज न्यूमेरिकल बेस पे हमें पढ़नी चैप्टर नंबर 7 में। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखिए डिफाइन, सारे के सारे लिखिए, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। अनिंदा बेटा आपका रिवाइज करा रहा हूं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 2 बार कराता हूं इसलिए करा रहा हूं। एक्सप्लेन इन इंपॉर्टेंस। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड को समझते हैं, ये 32 मार्क्स, जब पहले 32 मार्क्स का आता था, अभी 24 का हो गया टोटल 7 8 9 चैप्टर में लाके। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या बेटा? हम लोगों ने क्या करा, एक बंदा डिमांड करे तो खाली डिमांड, एक से ज्यादा डिमांड करे। ये कितने बंदे डिमांड कर रहे हैं? बहुत सारे बंदे। जब बहुत सारे बंदे डिमांड करते हैं, हद से ज्यादा बंदे, हद से ज्यादा कितने? बहुत सारे, तो उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है उसको समझने से पहले देखते हैं कितने सेक्टर होते हैं। ये हमारे होते हैं C+I
एग्रीगेट डिमांड 1 सी प्लस आई प्लस जी, एग्रीगेट डिमांड 2 सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी। इतना समझ आया सबको? सी से मैंने बता दिया कंजम्पशन, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट, एनएक्स से नेट एक्सपोर्ट। इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर नेट एक्सपोर्ट। समझ आएगा सबको? और बेटा समझ आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। चलिए बेटा मैं सबको ग्रुप में भेज रहा हूं, मैं सबको ग्रुप में भेज रहा हूं। तब तक आप एक काम करिए, आप जैली बेटा आप उसको भेज देना पार्थ को बेटा। मैं बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूँ चैप्टर की। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन को समझेंगे। सोनू बेटा आपको समझ आ रहा है ना पक्का बेटा? बेटा वाह बेटा, ये मेरे को दोबारा बता दो, मेरे को हाथ हाथ बता दिया कर बेटा। एक मिनट होल्ड कर बेटा, मैं मेरे को भेज दूं तेरे को एक एक चीज। देख बेटा दोबारा बता देता हूँ बेटा। हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। ये 7 चैप्टर बेसिकली चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है। ये हमारे इकोनॉमिक्स का पैटर्न है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 7 8 9 ये एक ही चैप्टर है। जब मैं अपनी बुक्स देता हूं बच्चों को, खुद के नोट्स देता हूं, इसको मैं एक ही चैप्टर बोलता हूं, जिसमें मैं लिखता हूं खाली नेशनल इनकम। पर हमारी बुक में ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जो बताया गया है, इस चैप्टर के जो फादर का नाम है, इस बुक की फादर का नाम है, मैक्रो की फादर का नाम है, जिसका नाम है जॉन मेनर्ड केन्स। इतना समझ आया? इसकी जो अप्रोच है वो केन्स अप्रोच है। केन्स अप्रोच बनी थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में एक बात बताया गया था। जब मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था दो सेक्टर होते हैं। 2 सेक्टर मतलब कि पैसा 2 लोगों में कैसे बंटता है, एक हाउस होल्ड में, एक फर्म में। हाउस होल्ड क्या करता है, आप लोग जो घर में चीज लाते हो वो कंज्यूम करने के लिए लाते हो, इसलिए सी से डिनोट होता है। अगर कोई बिजनेसमैन कोई चीज खरीदता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है, वो तो आई से कहलाता है। गवर्नमेंट कोई चीज खरीदता है तो लोगों की भलाई के लिए खरीदता है, तो जी कहलाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में हम लोग माल को बेचते हैं या वहां से माल मंगवाते हैं, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये समझ आ गया बेटा? आगे चलते हैं बेटा। आगे ये बताया गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। जब एक से ज्यादा लोग डिमांड करते हैं उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब समझ आया? हाँ बेटा मुझसे पूछ लिया अगर हाथ हाथ, पता है क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग सबके सब अगर नहीं समझ आएगा तो बेटा मुझे दिक्कत होगी, इसलिए स्लो मैं समझा दूंगा बेटा। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, बिल्कुल स्लो समझना, ठीक है? अब बेटा एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है? एग्रीगेट डिमांड 3 बार बनता है। अगर हम 2 सेक्टर की बात करें तो सी प्लस आई, 3 सेक्टर की बात करें तो 1 2 3 सी प्लस आई प्लस जी, अगर 4 सेक्टर की बात करें तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब समझ आया बेटा? सुनो बेटा समझ आया? ठीक है बेटा। अब बेटा समझते हैं सी होता क्या है, मैंने दोबारा से लिख देता हूं। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम किसी भी चीज को अपने लिए यूज करते हैं उसका एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन कहीं इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्ट से प्रॉफिट मिलता है, ये होता है सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन वाला, ये वाला होता है प्रॉफिट के लिए। जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के लिए होता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए होता है, पर होता है सोशल वेलफेयर के लिए। जब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करता है। एनएक्स होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है बेटा? ये किसके लिए होता है? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है। बेटा समझ आ गया? सबको समझ आया बेटा? अगर किसी को नहीं आया तो मेरे से हाथ हाथ पूछ सकता है बेटा अभी के अभी, क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखवाना शुरू करवाने वाला हूं। एक बार सबको समझ आ गया तो हाँ बोल दीजिए एक बार प्लीज। जैली बेटा आपको समझ आया? देख बेटा चैप्टर नंबर 1 मैंने जो तेरे को चैप्टर नंबर 7 से ही शुरू करा रहा हूं बेटा। 1 2 3 4 जो है चैप्टर,
वो मैं संडे को क्लास लूंगा, नहीं तो सैटरडे को क्लास लूंगा 4 घंटे की। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों को चैप्टर नंबर 1 2 3 4 समझना है, वो 4 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे और अपना खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 कि बार बार अलग अलग कराने से बढ़िया एक ही दिन टाइम रखो। ठीक है बेटा, वो अभी इसी संडे लूंगा, नहीं तो सैटरडे को भी डेट बना रहा हूं बेटा, अभी शेड्यूल मेरा बड़ा हैक्टिक है, पर इसी सैटरडे संडे को बना दूंगा मैं। पर बेटा समझ आया? आगे चलूं पर बेटा? ठीक है भाई। अब पर बेटा डेफिनेशन को समझते हैं। अब देखो डेफिनेशन के हिसाब से मैं चारों सेक्टर लेता हूं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। मैंने चारों सेक्टर ले लिया। देखो डेफिनेशन चारों सेक्टर के हिसाब से बनती है, चाहे वो आउट ऑफ द सिलेबस हो। डेफिनेशन है क्या? इट इज द वैल्यू, ये वैल्यू है किस चीज की? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डिमांडेड, जो डिमांडेड कर रहे हैं। कौन डिमांड कर रहे हैं? बाय ऑल द सेक्टर, जितने भी सेक्टर, बाय ऑल द सेक्टर इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। इसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। बेटा समझ आया सबको? जब हम लोग बता दो बेटा फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा, पर्व को पता होगा, अगर पर्व में चैप्टर पढ़ रखा है और बाकी बच्चों ने भी पढ़ रखा है। जैसे मैंने क्या करा, सोनू कुमारी ने लॉलीपॉप खरीदा, मान लो लॉलीपॉप छोड़ दो, मान के चलो टॉफी ली। सोनू कुमारी ने टॉफी खरीदी, टॉफी 5 रुपए की। सोनू कुमारी कंज्यूमर है। अगर सोनू कुमारी कंज्यूमर है तो उस टॉफी का करेगी क्या? वो उसको बेचेगी कि खाएगी? सोनू कुमारी मुझे बता। हेलो सोनू कुमारी बेटा बता, सोनू कुमारी बेटा बता, आप जो टॉफी खरीदोगे उसको बेचोगे कि खाओगे? रिप्लाई बेटा। अरे नेटवर्क ही चलेगा बेटा, बेटा दोबारा बता देता हूं। मेरा नेटवर्क तो सही चल रहा है बेटा, दोबारा से समझा देता हूं बेटा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, मतलब जो हाउस होल्ड है उन्होंने दूध खरीदा। अब जब हमारे घर वाले दूध खरीदते हैं वो उसको बेचते नहीं है, वो सीधा करते क्या है, वो उससे क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। जो चीज हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं अपने लिए उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? जो चीज हम खुद के लिए यूज करते हैं उसको बेचते नहीं है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा? अब हम समझते हैं इसके डेफिनेशन को दोबारा। ये वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सबकी वैल्यू जो डिमांड करते हैं बाय ऑल द सेक्टर, जितने भी सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर, इसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। बेटा समझ आया सबको? बेटा समझ आया? एक बार उतार लो अपनी कॉपी में फटाफट से, आपको 2 मिनट का टाइम दिया मैंने, जल्दी से उतार लो कॉपी में। जल्दी से उतार लो भाई फटाफट। एक बार उतारते एक साथ मुझे बोल देना, मैं फिर आगे चलूंगा। बर्फ बेटा जल्दी उतार, चलिए बेटा जल्दी उतार बेटा। ठीक है, मैंने आपको एक पीडीएफ भी सेंड कर दिया, जिसको अगर नोट्स में देखना होगा उसमें देख लेंगे। अगर एक और डेफिनेशन मैं लिखवाऊं एग्रीगेट डिमांड की इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स के हिसाब से एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है क्या? वो थोड़ी सी और अच्छी है, जिसमें बताया गया इट रेफर्स, ये रेफर करता है, इट रेफर्स टू दी टोटल वैल्यू, जितनी भी टोटल वैल्यू है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी टोटल वैल्यू है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, विच ऑल द सेक्टर, जितने भी सेक्टर है हमारे, ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, वो प्लानिंग करते किसके लिए? टू बाय करने के लिए, प्लानिंग टू बाय एट गिवन
लेवल ऑफ इनकम, प्लानिंग टू बाय करें किसके लिए, गिवन लेवल ऑफ इनकम के लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि वो वैल्यू होती है टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जितने भी सेक्टर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, वो प्लान करे बाय करने के लिए इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, अपनी इनकम के अंदर, यानी कि इनकम से बाहर एक साल के अंदर, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। समझ आ गया बेटा, बच्चों समझ आया, ठीक है बेटा। बाकी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए आंसर नहीं बोले। अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं। चलिए बेटा, समझ आया आपको? सोनू बेटा कोई डाउट है? हाँ बेटा बता दिया करो बेटा। देखो बेटा, आउटपुट, ये आउटपुट है और ये एग्रीगेट डिमांड है। देखो डायग्राम बनाने का तरीका देखना है। मैंने पहले बनाया मैंने कंजम्पशन का खाली। अब यह देखो कि सर आपने नीचे से क्यों नहीं शुरू करा। ये रेड रेड वाला हिस्सा देखना बेटा, ये जो हिस्सा है ये सी बार है। तो व्हाट इज सी बार? सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि खर्चा कभी भी जीरो नहीं होता। अगर मान लो कोविड में कई सारे ऐसे बंदे हैं जिनकी नौकरी चली गई है, उनकी अर्निंग जीरो है, अर्निंग जीरो होने के बाद भी पर स्पेंडिंग, वो कुछ ना कुछ तो खा रहे होंगे, स्पेंडिंग जीरो नहीं है, स्पेंडिंग कुछ ना कुछ है। इसीलिए हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को कभी भी जीरो से शुरू नहीं करते। समझ आ गया बच्चों सबको? सी बार का मतलब पता लगा? ठीक है। अब देखो इसका जो मतलब सी है, अब सी के बाद देखो डायग्राम सीधा बेटा, डायग्राम सीधा नहीं बोला, स्टाइलिश में ध्यान रखना, दिक्कत हो रही है। आप लोग अपनी कॉपी में बना सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड 1 सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड 2 सी प्लस आई प्लस जी। एग्रीगेट डिमांड ऐसे ऊपर बनता रहेगा बेटा, थोड़ा वैसे गलत बन रहा है क्योंकि बेटा मैंने स्टाइलिश थोड़ा ना काम नहीं करना बंद कर दिया। मैं थोड़ा बना कोशिश करता हूँ सही बनाने की, जो मैं दोबारा सही करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये लाइन सही नहीं आ रही ना। सी बेटा आपको क्या करना है, इसके ऊपर ही लाइन खींचनी है बेटा। और सी एग्रीगेट डिमांड 1 सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड 2 सी प्लस आई प्लस जी, एग्रीगेट डिमांड 3 सी प्लस आई प्लस जी प्लस। समझ आ गया बेटा? बच्चों समझ आया डायग्राम पर बेटा? अब समझ आया बेटा पर बेटा? ठीक है बेटा। अभी डायग्राम को आप मैंने नोट्स में दे रखा है, आप नोट्स में से देख सकते हैं कि डायग्राम मैंने बना लिया चारों ऊपर। जैसे जैसे एक एक सेक्टर ऊपर होता गया, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता गया। अब इसके कंपोनेंट समझते हैं। इसके बोर्ड के पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है प्राइवेट, का मतलब होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे पहला। अब इसको लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जिन जिनको एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन याद है, यही डेफिनेशन को एज इट इज उतार देनी है, कुछ नहीं करना। मैं दोबारा जानबूझ के लिख के दिखा रहा हूं आपको, जिससे आप लोगों को एक एक चीज समझ आए। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड करते हैं वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टू बी, जो भी होता है डिमांडेड, विच आर टू बी डिमांडेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। जो डिमांड कौन करता? हाउस होल्ड सेक्टर। पहले हम क्या बोलते थे? ऑल द सेक्टर। अब खाली हाउस होल्ड सेक्टर की बात चल रही है तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। फॉर दी सेटिस्फैक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर की क्या हो? सेटिस्फैक्शन हो ऑफ देयर वांट, उनकी वांट के लिए,
of their want directly. It includes, ये क्या include करते हैं? It includes थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स. ये तीन टाइप ऑफ गुड्स इंक्लूड करते हैं, एक, दो, तीन. सबसे पहला क्या इंक्लूड करते हैं? ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चले, लॉन्ग टाइम तक. दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनके नीचे का एग्जांपल सिर्फ ये लिख दो, नॉन ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो एक दिन या हद मार के 2 दिन चले, इससे ज्यादा ना चले. ठीक है बेटा. अगला सेमी ड्यूरेबल. सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ जो 6 महीने या 6 महीने के आसपास चले, जैसे क्लोथ्स और शूज. बेटा समझ आया? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बेटा समझ आया? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बेटा एक बार समझ आ गया तो हाँ बोल दो बेटा सारे के सारे. ठीक है बेटा. अगर सबको समझ आया, पर्व के साथ, जैली के साथ, सोनू कुमारी, मयूरेश, सबको अगर समझ आया तो फिर हम नंदिनी को भी समझ आया तो आगे चलते हैं बेटा. आगे जो है हम आगे चलेंगे, मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट मारूंगा. तो भाई मैं शॉर्टकट इसलिए मारूंगा जिससे इजी पड़ जाए. अगला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, मैंने यहां मिटो दिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड. ठीक है ना. मैंने यहां लिख दूंगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड. ये मैंने बना दिया. अब क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं मिटूंगा जो जो मेरे काम का बिल्कुल भी नहीं है. जो जो मेरे काम का नहीं है मैं उस डेफिनेशन को हटा दूंगा. ये मैंने मिटो दिया. ठीक है बेटा. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ बेटा मैंने क्या क्या मिटवाए देख लेना. मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं जिससे गाओ तुम लोगों को भी पेपर में याद है. देखो बेटा मैंने अब क्या करा, फटाफट से अब यहां पे लिखना शुरू करूंगा रेड पेन से. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज कैपिटल गुड्स. मैं इंक्लूड करूंगा उनकी वैल्यू, उन कैपिटल गुड्स की वैल्यू विच आर टू बी डिमांडेड बाय बिजनेस सेक्टर. जो डिमांड कौन करते हैं? बिजनेस सेक्टर. ठीक है. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ other goods and services. It includes, ये क्या इंक्लूड करते हैं? इट इंक्लूड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट. समझ आया बच्चों? पर समझ आया बेटा? देखो साफ सीधी बात है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है. इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गुड्स आते हैं, ये ध्यान रखना. इन्वेस्टमेंट में बिजनेस सेक्टर आता है, ध्यान रखना. इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्शन करते हैं किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की. और ये क्या क्या इंक्लूड करेंगे? मशीनरी, टूल एंड इक्विपमेंट. समझ आया बच्चों की नहीं आया? ठीक है बेटा. मैं ये वाली वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, सीधा सीधा अपलोड ही कर दूंगा, तुम एलरेडी देख सकते हो बेटा. हम आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा. अब हम आगे थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं. मैं फटाफट से अब भी दोबारा शॉर्टकट अपनाऊंगा, मिटो दूंगा मैं इसको. जैसे ही मैं इसको मिटो दूंगा, मैं अब रेड वाला सारा मिटो दूंगा जानबूझ के. ठीक है बेटा. रेड वाला मैंने मिटो दिया. अब दोबारा से अब क्या होगा बेटा? एक और चीज मिली है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की डिमांड की जगह अब क्या आ जाएगा थर्ड पॉइंट मेरा? अब मेरा थर्ड पॉइंट क्या है? मेरा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बेटा मैं इसलिए स्लो करा रहा हूं कि तुम्हें ढंग से समझ आए सबको कि चीजें, ये बहुत टफ चैप्टर है, ये सबसे टफेस्ट चैप्टर है पूरी इकोनॉमिक्स में तुम्हारी 12th क्लास में, तो इसलिए स्लो समझना. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर टू बी डिमांडेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर. जो कौन डिमांड करेगा? सिर्फ रेड वाला बदलना है, गवर्नमेंट सेक्टर. फॉर द, क्यों करेगा गवर्नमेंट सेक्टर हमारे लिए डिमांड? फॉर द सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई हो, सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. सोशल वेलफेयर हो किसकी? पीपल की. इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. स्कूल, रोड,
ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। समझ आया बेटा? सबको समझ आया? पर बेटा समझ आया? अच्छा, गवर्नमेंट है बेटा, एक बात बता, गवर्नमेंट क्यों खर्चा करेगी? गवर्नमेंट वही वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्लूड करती है जो गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड करती है। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब क्या होता है? लोगों की भलाई करना। कोविड वैक्सीनेशन फ्री में क्यों लग रही है? गवर्नमेंट सेक्टर का है, फ्री में लगाएगी। जब गवर्नमेंट का नहीं होता तो पैसे लेती। सोशल वेलफेयर हो रहा है लोगों का, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब समझ आया बेटा? आगे चलते बेटा। बेटा हाथों हाथ नोट्स मैंने पीडीएफ में सेंड कर दिया सबको। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग बच्चों, जितना मैं करा रहा हूँ हाथों हाथ लर्न करें। इसका जो फोर्थ पॉइंट है उसका नाम है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को समझते हैं अब। नेट एक्सपोर्ट है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। समझ आया कि नहीं आया? ये डिफरेंस बिटवीन है कि हमारे इंडिया से माल कितना जा रहा है और हमारे इंडिया में कितना आना है। एक वर्ड ऐड कर सकते हो इसमें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज एंड गुड्स। समझ आया बच्चों सबको? एक एक चीज समझ। Explain the diagrammatic presentation of aggregate demand. Aggregate demand की आप diagrammatic presentation मुझे बना दीजिए। देखो सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन उतारो। जैसे आप क्वेश्चन उतारोगे, मैं नेक्स्ट पेज में सबसे पहले शेड्यूल बनाऊंगा। बेटा पूरी जब तक मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तक एक ही शेड्यूल में फॉलो करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा। मैंने लिख लिया इनकम। सी से होता है कंजम्पशन, आई से होता है इन्वेस्टमेंट। जब मैं एग्रीगेट डिमांड बनाऊंगा तो सी प्लस आई होता है। तो सिंपल सी बात है, समझ जैसे मैंने समझी। अब मैं लेट करता हूं, अपने आप को मन से लेट करना है। बच्चों ईमानदारी से कॉपी निकाल के मेरे साथ साथ बनाओगे तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। मतलब 10 बार पूछोगे तो दोबारा बताओ, एक ही बार में समझ आ जाएगा। इनकम लो 0, 100, 200, 300, 400, 500, बस इतना ले लो। चलो आपके लिए 600 ले लो। बेटा जीरो इनकम में क्या कंजम्पशन होता है, मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। जीरो इनकम में जो कंजम्पशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, तो इसलिए कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगा, होगा 40। कंजम्पशन होगा 40। अब अपने माइंड में लेट कर लो नंबर 80। अपने आप को नंबर लेट कर लो 80। मैंने नंबर लेट कर लिया 80। क्या लेट कर लिया 80? तो 40 और 80 120, 120 और 80 200, 280, 360, 440, 520, ये लेट कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती है। एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो सेम रहती है, इसीलिए मैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि वो सेम रहती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इसका उल्टा होता है, वो चेंज होती है, इसीलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। इसलिए मैं दोनों बेटा समझ जाना, जगह थोड़ी कम है, शॉर्टेज है इसलिए। आगे देखते हैं बेटा, एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई। तो हम क्या करेंगे, रेड पेन से लिखेंगे सी प्लस आई। जैसे हम रेड पेन से लिखेंगे क्या लिखेंगे, 40 प्लस 40 80, ये हो गया 200, ये हो गया 240, ये हो गया 320, ये हो गया 400, ये हो गया 480, ये हो गया 560। मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा ये आंसर आ गया। बेटा आप लोगों को समझ आया एग्रीगेट डिमांड कैसे बनाना? बेटा पर बेटा समझ आया कि नहीं आया? जैसे मैंने ये एग्रीगेट डिमांड बनाया, अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्लॉटिंग करनी है। बेटा किसका माइक ऑन है? बेटा बात बेटा प्लॉटिंग करनी है। बेटा प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं कि मैंने सही करा है कि गलत करा है। हम जैसे चेक करेंगे, देखिए बेटा, देखते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा इनकम, यहाँ लिखूंगा आउटपुट, यहाँ लिखूंगा एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिखूंगा एग्रीगेट डिमांड। अब देख बेटा सिंपल सा समझते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 तक। 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब यहाँ समझते हैं। 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560। ये बेटा अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। 100 में कितना था बेटा मेरा? अब डायग्राम को देख सकते हो। सबसे पहले आप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की लाइन बनाओ। मैं पहले बना रहा हूँ ब्राउन पेन। 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40। आपने क्या करा, ये लाइन बना। ये हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की लाइन जो मैंने अपने मन से बना दी। ये ऐसे मैंने। अब बात करते हैं बेटा कंजम्पशन की। कंजम्पशन कर्व जब बनेगा वो इसी तरह से बनेगा, ऐसे। मैं फिर भी मैं मार्क कर देता हूँ। कंजम्पशन कर्व क्या है? 40, यहाँ पर बनाया 120, यहाँ पर मैंने बनाया 200 पे। कितना मेरा 200 पे? मुझे बताओ बेटा, तो ऐसा तो बताना मुझे दिख नहीं रहा पीछे। 200 में 200, 300 में कितना है? 280, 400 में कितना है? 360, 500 में कितना है? 440, 600 में कितना है? 520। ये जैसे मैं इनको प्लॉट करें क्या बन गया? मेरा कंजम्पशन कर्व बन गया। मुझे तो एग्रीगेट डिमांड बनाना है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, जैसे मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मेरा क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है, एडी कर्व। 80 आपकी संदीप गर्ग की बुक गलत है, ध्यान रखना। मैं पहले एडवांस में बोल के चल रहा हूँ, उन्होंने इस डायग्राम में एक गलती कर रखी है। आप खुद ढूंढोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे देखते हैं।
पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। अरे मैं देख के बता दूँ, कहाँ से बता दूँ, कहाँ से हूँ। 160, 240, 320, 400, 480, 560। ये जैसे मैंने टोटल करा, ये बन